हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिविल स्टेप ने आप लोगों के लिए अतुल्य मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया है, जिसके तहत डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर्स आ रहे हैं और आपके साथ कुछ मॉडल आंसर डिस्कस कर रहे हैं। दरअसल क्या हुआ है कि सिविल स्टेप के टीचर्स इकट्ठे बैठे हैं और उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करे हैं और उसी के बेसिस पे कुछ रिपीटेड थीम्स जो आपके पेपर में पूछी जाती है उनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में मैं आपके साथ जुड़ा हूं आज। माय नेम इज अजय सिंह और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मैंने भी कुछ थीम्स आइडेंटिफाई करी हैं, उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हम आज का लेक्चर जो है हम लेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड ग्रेट पावर बैलेंसिंग पे, जिसके तहत जो थीम्स आइडेंटिफाई हुई हैं वो है इंडियाज रोल इन रशिया यूक्रेन वॉर डिप्लोमेसी, इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस, ब्रिक्स एक्सपेंशन एंड इंडियाज पोजीशन एंड यूएन रिफॉर्म एंड इंडियाज बिड फॉर यूएनएससी सीट। है ना, यूएनएससी परमानेंट सीट जो है उसकी इंडिया जो है डिमांड कर रहा है कि भाई हमारे को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। इनके बेसिस पे भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंडियाज डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स टू रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हैज रिफ्लेक्टेड अ केयरफुल बैलेंस बिटवीन मॉरल पोजिशनिंग एंड रियल पॉलिटिक। एक्सप्लेन। देखिए, जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ ना, वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारे पे प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया कि भाई आप रशिया को क्रिटिसाइज करो, बट हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। हमने उल्टा क्या किया कि वहां से जो हमारे को सस्ता तेल मिल रहा था, है ना, उसको इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कि भाई हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, हम वो करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बेस्ट सूट करता है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को आपको स्टार्ट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि इंडियाज रिस्पॉन्स टू रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रिफ्लेक्ट्स अ केयरफुल डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी, इट बैलेंस्ड मॉरल वैल्यूज लाइक पीस एंड सॉवरेनिटी विद नेशनल इंटरेस्ट सच एज डिफेंस एंड एनर्जी सिक्योरिटी। देखो, इंडिया का मॉरल स्टैंड यहां पे क्या रहा? इंडिया हमेशा, कभी भी, कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, इंडिया हमेशा पीस और डायलॉग की बात करता है। ठीक है, इंडिया बोलता है कि भाई वॉर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, पीस और डायलॉग से ही चीजें सही हो सकती हैं। तो पहला तो हमारा स्टैंड ये था, है ना। सेकंड है कि भाई हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करी यूक्रेन को। प्रधानमंत्री ने, जो इंडिया के प्रधानमंत्री, उन्होंने विजिट करा यूक्रेन और वहां के प्रधानमंत्री को भीष्म क्यूब्स गिफ्ट किए। भीष्म क्यूब्स क्या है भाई? ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है ना, क्यूब्स के फॉर्म में होता है, बहुत सारे क्यूब्स हैं, इनको आप अगर ले जाओ उठा के, है ना, तो आप किसी भी जगह पे आप एक जीता जागता हॉस्पिटल तैयार कर सकते हो और वहां पे ऑपरेशन तक यहाँ पे करवाया जा सकता है इन भीष्म क्यूब्स की हेल्प से। अब देखो बेचारा ये जो यूक्रेन है ये वॉर में है ना, यहाँ पे इनके जो सोल्जर्स होंगे वो इंजर्ड होंगे, तो उनके लिए क्या है, ये भीष्म क्यूब्स जो है काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं वॉर जोन में। ठीक है, तो सेकंड चीज हमने ये करी। थर्ड चीज हमने ये करी कि जितने भी हमारे जो ये डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म्स है, जैसे यूएन हो गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया, वहां पे हमने सीधी सीधी बात कही कि भाई हम किसी भी देश की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करते हैं, है ना। हमने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला कि भाई रशिया को कब्जा कर लेना चाहिए यूक्रेन पे, हमने कोई ऐसा स्टैंड नहीं दिया। हमने यूनाइटेड नेशन जो चार्टर है उसमें जो चीजें कही गई है उन्हीं का सपोर्ट करा। ठीक है, समझ गए? चलो, तो तीसरी चीज हमने ये करी। फोर्थ चीज हमने क्या करी कि भाई हमने जो भी हमारे फंसे हुए सिटीजन्स थे उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसको कहा गया ऑपरेशन गंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारा इंडिया का मॉरल स्टैंड था। आगे देखते हैं कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट क्या है, क्यों हम खुले में आके रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, इंडिया की अभी भी जो है वो डिपेंडेंस है रशिया पे, है ना, डिफेंस सप्लाईज के लिए। देखो, इंडिया ने अब डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया है, फ्रांस से चीजें मंगानी स्टार्ट कर दी है, यूएसए के साथ चीजें डील्स वगैरह साइन कर दी है। बट देखो यहाँ पे अभी भी जो हमारा है ना 65% जो इंडिया की डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो कहाँ से आते हैं? रशियन मेड्स है, रशियन मेड है। क्योंकि देखो 1971 से पहले, है ना, रशिया के साथ हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हो गई थी और उसके तहत हमने काफी ज्यादा अमाउंट में वहां से डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करने स्टार्ट करे थे, है ना। चलो, तो देखो अभी भी हम इन पे रिलायंट है और साथ में जैसे कि देखो आप ये देख सकते हो S-400 मिसाइल्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो कि आज की डेट में हमारे को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि S-400 आपने भी देखा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें कितनी ज्यादा हेल्प हमारे S-400 से हुई है। अगर S-400 हमने नहीं इंपोर्ट किया होता तो कितना ज्यादा नुकसान होता इंडियन टेरिटरी में, है ना, ये आप देख सकते हो। सेकेंड चीज है कि भाई जब एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो हमारे को सस्ता तेल मिल रहा था, चीप ऑयल मिल रहा था, कहां से? रशिया से। रशिया से हमने ऑयल इंपोर्ट कर दिया, है ना, और हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं वो भी इससे क्या रहे? थोड़े सेफ रहे। ठीक है, चलो,
इसके बाद अगला है, हमने भाई यहाँ पे सीधा सीधा स्टैंड लिया कि भाई हम कोई भी साइड नहीं लेंगे, ना हम वेस्टर्न कंट्रीज की साइड लेंगे, ना हम ये रशिया की साइड लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अपना न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करके रहा, ठीक है। और चौथी चीज हमने क्या करी कि कंटिन्यूड कॉर्पोरेशन इन ग्लोबल फोरम्स, ठीक है। तो इनमें हमने कंटिन्यू पार्टिसिपेशन रखी। इंडिया कंटिन्यूड एंगेज्ड विद रशिया इन ब्रिक्स, SCO, G20, कीपिंग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप इंटैक्ट। देखो रशिया ना हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, जब जब हमारे को जरूरत पड़ी है उस टाइम हमारे साथ रशिया खड़ा हुआ है, तो ऐसे ही नहीं हम छोड़ सकते रशिया को, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने क्रिटिसाइज भी नहीं करा और एक तरीके से हम रशिया के साथ एंगेज भी रहे। किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ब्रिक्स के थ्रू, SCO के थ्रू, G20 के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम इनसे कनेक्ट रहे। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हो, है ना। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो सिंपल आप इन पॉइंट्स को वहां पे कॉपी कर देना, आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फेस ऑफ एस्केलेटिंग चाइना रशिया प्रॉक्सिमिटी इवेल्युएट द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जैसे कि आपको पता है कि चाइना और रशिया ना काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, जो कि इंडिया के लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है, बिकॉज रशिया ट्रेडिशनली ना इंडिया का काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्रेंड रहा है, ठीक है। अब देखो रशिया यूक्रेन वॉर जब हुआ ना तो चाइना ने फुल सपोर्ट दिया आपका रशिया को, बट इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टांस रखा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि भाई चाइना और रशिया में ज़्यादा अच्छी पार्टनरशिप अब देखने को मिल रही है, जो कि इंडिया के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। और ये दोनों ही जो है ना आपका, ये चाइना और रशिया, ये वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट है ना। और हम दोनों कंट्रीज को, वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्रीज, बेसिकली ये जो कंट्रीज है इनको बैलेंस करने की बात अभी कर रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है ना। तो आप इंट्रोडक्शन ऐसे लिख सकते हो, द ग्रोइंग क्लोजनेस बिटवीन चाइना एंड रशिया evident in their no limits partnership has significant implications for India. It poses strategic challenges but also opens new diplomatic and security opportunities, testing India's ability to remain autonomous in its foreign policy decisions. तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई चाइना और रशिया ने जो आपकी नो लिमिट्स पार्टनरशिप है ना आपकी बनाई है ना। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे मैंने आपको बताया कि इनके बीच में काफी ज्यादा अच्छी पार्टनरशिप हुई, उसी को यहाँ पे नो लिमिट्स पार्टनरशिप कहा जा रहा है ना। उससे इंडिया को काफी ज्यादा चैलेंजेस है, बट इंडिया इसको एज अपॉर्चुनिटी भी ले सकता है। अब देखो चैलेंजेस क्या है इंडिया को। अब देखो यहाँ पे पहला चैलेंज जो है वो है टू फ्रंट सिक्योरिटी थ्रेट। चाइना रशिया मिलिट्री कॉपरेशन स्ट्रेंथन्स इंडियाज एडवर्सरीज अलोंग LAC एंड LOC, है ना। ज्वाइंट एक्सरसाइज लाइक वॉस्टॉक 2022 विद चाइना एंड रशिया फोर्सेस रेज कंसर्न। यहां पे क्या बात हो रही है कि भाई अगर ये दोनों कंट्री इकट्ठी हो जाती है ना तो हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। देखो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है, जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर आता है ना, चाइना के साथ है उसको बोलते हैं LAC, और जो यहाँ पे पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर आता है उसको बोलते हैं LOC, ठीक है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर रिकॉग्नाइज है अभी। अब देखो चाइना और पाकिस्तान के बीच में वैसे ही आपकी क्लोजनेस है। अगर रशिया भी यहां पे मिल गया ना तो इन दोनों फ्रंट पे ना हमारे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है ना। तो ये पहली बात तो ये है। सेकंड है रिड्यूस्ड स्ट्रेटेजिक लिवरेज ओवर रशिया। अब देखो रशिया ना किसकी तरफ बढ़ रहा है, किसके साथ हाथ मिलाना चाह रहा है, रशिया चाइना के साथ हाथ मिलाना चाह रहा है। उससे ना जो हमारा ट्रेडिशनल फ्रेंड था, है ना, जो एक रशिया जिसके साथ हम ट्रेडिशनली हमारे को बहुत ज्यादा इसने हेल्प करी है, 1971 के वॉर में भी हेल्प करी है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे से दूर जाता जा रहा है। तो इंडिया के लिए यहाँ पे एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और ऊपर से इंडिया अभी भी 65% ऑफ इट्स डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रशिया पे डिपेंड करता है। तो इंडिया के लिए थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न तो है ही है। देखो अगला देखो यहाँ पे चाइना लेड रीजनल इन्फ्लुएंसेस। अब चाइना ना देखो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है ना, बेसिकली बनाई तो बहुत सारी कंट्रीज ने मिलके हैं, बट ज्यादा इसमें जो है वो शेयर जो है वो चाइना का देखने को मिलता है। जैसे संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिसमें आपका सिंगल हैंडेडली आपका चाइना डोमिनेट करता है ना। अब इसके तहत रशिया भी इसमें मेंबर है, इंडिया भी इसमें मेंबर है। अब रशिया और चाइना आपस में अगर फ्रेंडशिप उनकी बनेगी तो इंडिया ऑब्वियसली थोड़ा दूर होता जाएगा, तो इंडिया के लिए ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। थर्ड देखो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स इन मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, ठीक है। अब देखो इंडियाज बैलेंसिंग रोल स्पेशली इन फोरम्स लाइक ब्रिक्स एंड G20 इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स एज चाइना एंड रशिया कोऑर्डिनेट मोर क्लोजली, है ना। तो जैसे कि ब्रिक्स है, G20 है, तो यहाँ पे हमारे को जो बैलेंसिंग रोल है ना वो थोड़ा सा क्या हो रहा है अब, है ना,
कॉम्प्लेक्स हो रहा है हमारे लिए, बिकॉज यहाँ पे रशिया और चाइना क्या है, आपस में दोस्त बन चुके हैं। तो ये हमारे को कॉज ऑफ कंसर्न है। अब अपॉर्चुनिटीज क्या है इंडिया के लिए, कि इंडिया क्या कर सकता है। इंडिया पहली चीज तो ये कर सकता है कि भाई अपनी स्ट्रेंथन कर सकता है टाइज विद द वेस्ट, जैसे कि आपका यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, क्वाड कंट्रीज हो गया, इनके साथ क्या कर सकता है, अपनी पार्टनरशिप्स को थोड़ा और ऊंचे लेवल तक ले जा सकता है। सेकंड चीज इंडिया जो कर सकता है वो डाइवर्सिफाई कर सकता है इसके डिफेंस सोर्सेज, ताकि ओवर रिलायंट ना रहे हम किसी भी कंट्री पे, बी इट रशिया, चाहे कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री पे ओवर रिलायंट रहना जरूरी नहीं है। सबसे बढ़िया बात तो है भाई कि आप क्या करो, आप आत्मनिर्भर बनो, ठीक है। तो इसीलिए आत्मनिर्भर है ना, वो भी चलाया गया है, इनिशिएटिव भी चलाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। चलो, तो डाइवर्सिफाई डिफेंस सोर्सेज, जैसे कि हम कर ही रहे हैं, फ्रांस से हमने राफेल लिया है, प्रीडेटर ड्रोन्स हम यूएसए से ले रहे हैं, ठीक है। यूएसए के साथ जेट इंजन से रिलेटेड हमारी डील हुई है रिसेंटली, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको अब आत्मनिर्भरता पे काम करना पड़ेगा भाई, है ना। अगर हमारे को सक्सेसफुल होना है, एक ग्लोबल पावर बनना है, तो हमारे को खुद अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है, ये हमारा क्या है, दूसरी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। अब देखो यहाँ पे रशिया और जो चाइना है वो अगर क्लोज आ रहे हैं ना, तो ये दोनों तो एक मतलब कम्युनिस्ट एक रिजीम हो गई, एक थोड़ी डिक्टेटरशिप वाली रिजीम हो गई, है ना, मतलब है ना, ये हो गया। अब इंडिया यहाँ पे क्या कर सकता है कि ग्लोबल साउथ का ना लीडरशिप संभाल सकता है, ठीक है। अभी देखो ये कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं, चाइना हमेशा ही क्या रहता है आपका, जो यूएसए है उसके साथ प्रॉब्लम, उसके साथ वहां पे एक ट्रेड वॉर में रहता है। प्लस चाइना क्या करता है ना, कि जो ये साथ वाली कंट्रीज है अपने, उन पे अपनी डोमिनेंस दिखाता है, ठीक है, उनके एरियाज कैप्चर कर लेता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो इस चक्कर में क्या हो सकता है कि इंडिया को लीडरशिप मिल सकती है ग्लोबल साउथ की, ठीक है। ग्लोबल साउथ के लिए एक नॉन अलाइंड वॉइस बन सकता है वो, ठीक है। चलिए अगला क्या है, बूस्ट टू स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। The China-Russia axis allows India to clarify its own positioning in multipolar world, neither pro-West, neither pro-China, but interest-driven. यहाँ पे अब इंडिया सीधी सी बात कर सकता है कि भाई ना हम प्रो-वेस्ट है, ना हम प्रो-चाइना है, प्रो-रशिया है, हम जो है इंटरेस्ट ड्रिवन काम करेंगे, जहां से हमारे इंटरेस्ट फुलफिल होंगे, है ना, हम वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर आप यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in light of 2024 BRICS summit where India and China agreed to restore pre-Galwan patrolling arrangements, examine how such diplomatic resets influence India's border security strategy and multilateral engagement postures। देखो 2024 में क्या हुआ, ब्रिक्स समिट हुई, उसमें इंडिया और चाइना ने ये डिसाइड करा कि भाई जो गलवान वैली है वहां पे 2020 से पहले जो हमारी पोजीशन थी हम उसी पे वापस आ जाएंगे। तो वहां पे टेंशंस थोड़ी कम हुई हैं। अब इन टेंशंस का इन्फ्लुएंस पूछा है आपका कि बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पे कैसे पड़ेगा और हमारे मल्टीलैटरल एंगेजमेंट पे कैसे पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में तो आप यही सारी स्टोरी जो मैंने आपको बताई ये लिख सकते हो। उसके बाद इंपैक्ट ऑन बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में आप लिख सकते हो कि भाई इससे क्या होगा कि डी एस्केलेशन होगी टेंशंस में, टेंशंस कम होगी, और इससे जो खतरा है आर्म्ड फोर्सेस के आपस में टकराने का, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने का, वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि स्पेशली इन दी सेक्टर्स, देपसांग और देमचोक जैसे सेक्टर्स में यहां पे जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखो, शिफ्ट टू डिप्लोमेसी लेड बॉर्डर मैनेजमेंट। अब देखो यहां पे क्या हो रहा था ना कि पहले चाइना की फोर्सेस आगे बढ़ रही थी, फिर उस रिस्पॉन्स पे इंडिया की फोर्सेस भी आगे बढ़ रही थी। अब यहां पे क्या हुआ कि ये जो इस तरह की एक्टिविटीज हो रही थी अब उससे शिफ्ट हो गया है डिप्लोमेसी लेड बॉर्डर मैनेजमेंट पे। अब क्या होगा यहाँ पे, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पे सेटअप होगा, जिसमें जो ऑफिशियल्स हैं वो आपस में बातचीत करेंगे और वहीं से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगला देखो, स्ट्रेटेजिक रिसोर्स रीअलोकेशन। अब इंडिया ना देखो कभी भी कोई भी बॉर्डर पे प्रॉब्लम होती है ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना, वहां पे आपको फौज ज्यादा भेजनी पड़ती है ना, इक्विपमेंट ज्यादा भेजने पड़ते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है ना। अब देखो इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं अब इस सेक्टर से कुछ और एरियाज में हम डाइवर्ट कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एलएसी टेंशन में अलाउ इंडिया टू रीफोकस मिलिट्री रिसोर्सेज ऑन अदर सेंसिटिव एरियाज लाइक वेस्टर्न फ्रंट पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ देखो ऑपरेशन सिंदूर आपने भी देखा, तो यहां से अगर फोर्सेज हमारी कम हुई तो हम वहां पे ज्यादा डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि वहां से ज्यादा खतरा है कि हमारे पे दोबारा से जैसे पहलगाम अटैक हुआ उस तरह की एक्टिविटीज
है ना, हो। चलो अगला देखो, बूस्ट टू बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब देखो यहां पे अगर टेंशंस नहीं है ना, तो हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं। अगर देखो मान लो क्लैश हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, और हम बॉर्डर पे काम स्टार्ट कर दें, तो थोड़ा ऐसा दुनिया को दिखाई देता है कि भाई वॉर होने वाली है। अब हमारे बीच में कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मेसी का टाइम है। अब नॉर्मेसी का अगर टाइम है, तो उस टाइम पे हम बिल्ड रोड्स वहां पे बना सकते हैं, एयर स्ट्रिप्स बना सकते हैं, टनल्स बना सकते हैं, जैसे कि हमने सेला टनल भी बनाई है। तो इससे क्या होगा कि हमारा बॉर्डर एरिया वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग होगा, और मैसेज नहीं जाएगा दुनिया को कि भाई इंडिया एक एग्रेसर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, चलो अब अगला देखो, इंपैक्ट ऑन मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स। जो हम मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स करते हैं, जैसे कि हम एससीओ में मिलते हैं, यूएन में मिलते हैं, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो यहां पे इन प्लेटफॉर्म्स में इंडिया एज ए रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह नजर आएगा। इंडिया वैसे भी क्लेम कर रहा है कि ग्लोबल साउथ की उसको लीडरशिप चाहिए, तो ऐसे जो लीडर बनने की जिनमें क्वालिटी होती है ना, वो क्या करते हैं, डिप्लोमेसी से चीजें सॉल्व करते हैं। तो ये मैसेज जाएगा दुनिया को। ठीक है, पहली चीज तो ये एनेबल्स बैलेंस्ड ब्रिक्स रोल। अब ब्रिक्स में जो है आपका चाइना भी आता है, एससीओ में भी आपका चाइना आता है ना। और देखो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हम एक बैलेंस्ड रोल हमारा हो सकता है ना। यहाँ पे देखो, स्टेबिलिटी विद चाइना अलाउज इंडिया टू रिमेन एंगेज्ड इन ब्रिक्स एससीओ आरसीईपी डायलॉग विदाउट अपीयरिंग हॉस्टाइल। अगला क्या हो सकता है, इंप्रूव फोकस ऑन इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप। यहाँ पे बॉर्डर टेंशन अगर कम होगी, तो हम कहीं और एरियाज पे ज्यादा अच्छा फोकस अपना रख सकते हैं, जैसे कि इन एरियाज में, इंडो पैसिफिक एरियाज में, जैसे कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है क्वाड, है ना। इस क्वाड के साथ हम अपनी एंगेजमेंट्स और बढ़ा सकते हैं। आईओआर लेड ग्रुपिंग्स विदाउट ओवर एक्सटेंशन। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ हमारा ध्यान जो है वो बॉर्डर टेंशन से हटके इन ग्रुप्स के साथ कोऑर्डिनेट करने में जाना चाहिए। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, डिस्पाइट एक्टिव एंगेजमेंट इन मल्टीलेटरल फोरम्स लाइक ब्रिक्स एंड एससीओ, बायलैटरल टेंशन परसिस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, क्रिटिकली एनालाइज। देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई इंडिया जो है चाइना के साथ मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में इंटरेक्ट करता है, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, बट अभी भी उनके बीच में टेंशन बनी रहती है। तो उसके कारण क्या क्या है, वो सारी चीजें हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है। देखो यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, आप इंट्रोडक्शन इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, इंडिया एंड चाइना आर पार्ट ऑफ मल्टीपल मल्टीलेटरल फोरम सच एज ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, आरसीईपी में ऑब्जर्वर है हम। हाउएवर डिस्पाइट रेगुलर डायलॉग एंड cooperation in these platforms, bilateral tension especially along the line of actual control continue to stain ties। देखो अब कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे इंडिया और चाइना एग्री करता है ना, और कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे हमारी इनके साथ बिल्कुल नहीं बनती है। देखो चलो अब देखो यहाँ पे मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स, साइंस ऑफ कॉपरेशन, हम देखेंगे कि भाई इंडिया और चाइना में साइंस ऑफ कॉपरेशन कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ब्रिक्स 2024 समिट डायलॉग में बोथ नेशन एग्री टू रिस्टोर प्री गलवान पेट्रोलिंग। ये हमने पहले भी देखा कि भाई प्री गलवान जो सिचुएशन है वहां पे इंडिया और चाइना वापस आ गए हैं। ठीक है, तो ये भी एक कॉपरेशन का आपको यहाँ पे दिखता है एलिमेंट, है ना। अगला देखो, एससीओ सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, इंडिया एंड चाइना हैव coordinated in counter terrorism drills and supported initiatives on regular security regional security। ठीक है, तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स में भी हम जुड़ते हैं एससीओ में इनके साथ। अगला है शेयर्ड इंटरेस्ट इन ग्लोबल साउथ। ठीक है, बोथ सपोर्ट मल्टीपोलैरिटी, यूएन रिफॉर्म्स एंड डी डॉलराइजेशन। तो ये सारी चीजें ही इंडिया और जो चाइना है वो दोनों ही इन चीजों में एग्री करता है। बट देखो इनका डिसएग्रीमेंट भी है और टेंशंस भी है। कहां पे है, इन एरियाज में इनकी टेंशंस आपको देखने को मिलती है। सबसे पहला, बॉर्डर डिस्प्यूट रिमेन अनरिजॉल्व्ड। अक्साई चीन वाला मुद्दा ले लो आप, है ना। अरुणाचल प्रदेश को अभी भी चाइना क्या बोलता है कि ये हमारा पार्ट है, और जहां पे अभी देखो प्री गलवान जो पेट्रोलिंग है उन पोजीशन पे हम आ गए हैं, बट यहां पे भी बॉर्डर जो डिस्प्यूट है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं हो पाया है। ठीक है, डिस्पाइट 20 राउंड्स ऑफ कॉर्प्स कमांडर टॉक्स, इश्यूज इन देपसांग डेमचोक अरुणाचल प्रदेश रिमेन अनरिजॉल्व्ड। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ट्रस्ट डेफिसिट पोस्ट गलवान। अब देखो एक ना, जब आप किसी के साथ ना कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हो, एक बंदा बोलता है कि नहीं यार अब मैं आगे से हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, फिर से आप पे अटैक कर देता है, तो कहीं ना आपको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। जैसे कि जो गलवान है, गलवान जो क्लैश हुआ था उसमें लगभग आपके 20 इंडियंस जो सोल्जर्स है उनकी लाइफ गई थी, है ना, उनकी लाइफ खत्म हो गई थी। तो ये चीज जो है ना वो एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करती है, और चाइना तो अपने नंबर रिलीज ही नहीं करता है कि कितने सोल्जर्स उसके मरे। ठीक है, चलो
तो ये एक तरीके से जो है ना ट्रस्ट को इरोड करने वाला काम है। थर्ड है जियोपॉलिटिकल राइवलरी, चाइना अपोज इंडिया यूएनएससी मेंबरशिप, ब्लॉक्स एनएसजी एंट्री, रिस्ट्रिक्ट इंडियाज इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया एंड इंडो पैसिफिक। देखो अब चाइना ना हर प्लेटफॉर्म में हमारे को कहीं पे आगे आने नहीं देना चाह रहा, ठीक है, मतलब जो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है उस पे चाइना आने नहीं दे रहा। जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए हमेशा चाइना क्या करता है, हमारे से हमारे को हमारे अगेंस्ट वोट करता है। सेकंड चीज देखो यहाँ पे एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसमें भी हमारी एंट्री नहीं होने देता। और यहां तक कि जो ये साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन है ना, इसमें भी अगर इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहे तो उसमें भी हमारे को रोका जाता है। अगला देखो एसिमेट्रिक ट्रेड एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब देखो यहां पे ये चीज ना कॉज ऑफ कंसर्न है भाई, बहुत बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि अभी भी हम ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे, ठीक है। चाइना के हम देखो अभी जब कोविड हुआ ना तो उस टाइम पे ना इंडिया में फार्मास्यूटिकल्स में एपीआईज है ना, एपीआईज की शॉर्टेज पड़ गई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनके बिना दवाई बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हमारा हिमाचल वाला जो ये हिमाचल में जो एरिया है, बद्दी वाला एरिया जो आप देखते हो, वहां पे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उनको कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ना। चलो तो ये चीज देखी गई कि भाई हमारा ट्रेड डेफिसिट इनके साथ बहुत ज्यादा है, इसको कम करने की भाई जरूरत है ना। वाइल कंसर्न ओवर चाइनीज टेक इज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन, ठीक है। अब देखो चाइना के जो फोन्स है ना, जैसे ओप्पो हो गया आपका और ये जो हुआवे हो गया, इन पे ना पहले भी बहुत ज्यादा इल्जाम लगे हैं कि भाई ये सर्वेलेंस करते हैं, ठीक है, पूरा डाटा कलेक्ट करके चाइनीज गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये भी कॉज ऑफ कंसर्न आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट थीम है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज मल्टीलैटरलिज्म एंड इंडियाज रोल इन ग्लोबल फोरम। अगला क्वेश्चन आपका है इंडियाज पुश टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म रिफ्लेक्ट द ग्रोइंग डेजोनेंस बिटवीन ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एंड कंटेम्परेरी रियलिटीज, डिस्कस विद रेफरेंस टू द ग्लोबल साउथ। देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि वो अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको रिफ्लेक्ट करती है। जितनी भी परमानेंट जो मेंबरशिप आपकी दी गई है, परमानेंट 5 जो है वो इन्हीं से आते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के क्या थे, विनर्स थे, ठीक है। और आज की जो कंटेम्परेरी रियलिटीज है उसको वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यही यहां पे इंडिया का रोल आता है कि भाई इंडिया पुश कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि भाई वहां पे रिफॉर्म्स आने चाहिए, उसकी मेंबरशिप को बढ़ा देना चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आप इसकी इंट्रोडक्शन ऐसे कर सकते हो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो 1945 में बना था, पर स्टिल इट रिफ्लेक्ट्स द पावर डायनामिक्स ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा, ठीक है। चलो इंडिया along with the global south nations has consistently advocated for UNSC reform and highlighted mismatch between today's geopolitical realities and outdated governance। देखो अब यहां पे ये बात है कि इंडिया को परमानेंट सीट क्यों मिलनी चाहिए, है ना, उसके फेवर में कुछ पॉइंट्स है। देखो यहां पे आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि क्लेम बेस्ड ऑन contribution and size, India is world most populous country, 5th largest economy है, a major contributor to the UN peacekeeping missions yet outside P5, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें करने के बाद, है ना, इतना रिस्पॉन्सिबल नेशन होने के बाद, है ना, हमारे को इसकी मेंबरशिप नहीं दी जा रही, है ना। तो ये एक पॉइंट है कि हमारे को मिलनी चाहिए मेंबरशिप। सेकंड देखो लीडरशिप रोल इन ग्लोबल साउथ, through the Voice of Global South Summit 2023 G20 presidency, India positioned itself as a representative of developing countries demanding more inclusive global governance। देखो G20 प्रेसिडेंसी में हमने क्या करा, अफ्रीकन यूनियन को क्या करा, ऐड करा दिया किसमें, G20 में, ठीक है। तो उससे एक रोल दिखता है हमारा कि भाई हम ग्लोबल साउथ की क्या है, एक लीडर बन के उभर रहे हैं। सेकंड देखो G4 एंड L6 सपोर्ट, G4 नेशन है जिसमें आपके जर्मनी, ब्राजील, जापान, है ना, और इंडिया आता है। ये एक दूसरे की जो परमानेंट मेंबरशिप है आपकी परमानेंट 5 में उसको सपोर्ट करते हैं। और L69 ग्रुप है ना, ये भी हमारे को सपोर्ट करता है जिसमें आपकी कंट्रीज आती हैं अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया की, ठीक है। तो ये सारी हमारे को ये कंट्री सपोर्ट करती है। और एक पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि इंडिया हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग का। और यहां पे जो वर्ल्ड की जो फर्स्ट, यहां पे यूएन की फर्स्ट जो वुमेन कंटिजेंट थी वो भी इंडिया ने ही भेजी थी, ठीक है। चलिए अब देखो ये जो है ना आपका यूएन,
मिसमैच कैसे करता है टुडेज रियलिटी से। देखो कैसे, नो रिप्रेजेंटेशन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है आपके अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से, है ना। नो परमानेंट मेंबर यहां से आता है ना। हाईलाइट जियोपॉलिटिकल इंबैलेंस, तो ये एक दिखाता है कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ज्यादा इंबैलेंस यहां पे इस ऑर्गेनाइजेशन में है। अगला देखो, वेस्टर्न डोमिनेंस एंड वर्सेस मल्टीपोलैरिटी, while world is shifting towards multipolarity, UNSC remain dominant by World War टू विक्टर वॉइसेस। जैसे कि मैंने बताया वर्ल्ड वॉर टू के जो विक्टर्स थे उन्हीं के बीच में क्या है, ये सीट्स बांट दी गई हैं परमानेंट 5। बट आज की जो डेट है, आज का जो टाइम है वो मल्टीपोलैरिटी का है। उस टाइम पे क्या है, बायपोलैरिटी आ गई थी। रशिया एक साइड था, है ना, यूएसएसआर एक साइड था, वो अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बात करता था, और अमेरिका अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बात करता था। बट आज की जो डेट है वहां पे कोई भी पोल नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है ना। इंडिया भी एक पोल बन के उभर रहा है, चाइना पोल बन के उभर रहा है, रशिया तो है ही, है ना, और यूएसए तो है ही। तो आज की जो डेट है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की है। बट अभी भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका जो वर्ल्ड वॉर टू है उसी टाइम की जो रियलिटीज है उसको दिखा रही है। नेग्लेक्ट ऑफ ग्लोबल साउथ इश्यूज, तो जो भी ग्लोबल साउथ के इश्यूज है उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। देखो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होंगे ना, तब आप चाहोगे कि आपके इलाके का डेवलपमेंट हो, ठीक है। अब ये परमानेंट 5 जो है ना, उन्होंने कभी ऐसी प्रॉब्लम्स ही नहीं देखी। ग्लोबल साउथ की जो प्रॉब्लम्स है वो ग्लोबल साउथ के बंदे ही जान पाएंगे। अगर उनको क्या बोलते हैं वहां पे परमानेंट मेंबरशिप मिलती है तो वो जान पाएंगे कि भाई किस तरीके से इन कंट्रीज को हेल्प होनी चाहिए। देखो नेग्लेक्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, जैसे कि क्लाइमेट जस्टिस, बोला जाता है कि ट्रेडिशनली जो क्लाइमेट पॉल्यूट करने वाले लोग हैं वो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और उसका बर्डन किसको सहना पड़ रहा है, आपके इंडियन मतलब इंडियन नहीं सॉरी, ये जो आपका ग्लोबल साउथ की जितनी भी कंट्रीज है इनको सहना पड़ रहा है ना। क्लाइमेट जस्टिस नहीं हो रहा है इनके साथ, फूड इनसिक्योरिटी है, क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा साइकिल बिगड़ चुका है आपका। और डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, है ना, अब इनको डेवलपमेंट के लिए फाइनेंसिस तो दिए जाते हैं बट बहुत कम फाइनेंस दिए जाते हैं, है ना। डेवलप होने का हक तो इनका भी है ना भाई, ठीक है। तो देखो यूनाइटेड नेशंस के देखो मैक्सिमम प्रोग्राम जो है वो चलते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, है ना, और वहां से कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है ना। तो इस तरीके से इंडिया डिमांड कर रहा है कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अब क्या होने चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए, और उसमें बाकी कंट्रीज जैसे अफ्रीकन कंट्रीज का भी कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इंडिया बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल नेशन उसका मेंबर होना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा इस तरह की चीजें आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the emergence of forums like BRICS plus SCO G20 challenges the dominance of traditional Western-led institutions. Evaluate India's role in shaping these alternatives. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर करना है। देखो ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूएनएससी, इनको ना क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? क्योंकि ये वेस्टर्न डोमिनेटेड है, वेस्टर्न कंट्रीज इनको डोमिनेट करती है, और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये प्लेटफॉर्म बनते हैं उनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। कौन सी आइडियोलॉजी? कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। कोई भी कंट्री जहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आती है वो IMF के पास भागती है, और IMF उस पे ना बहुत ज़्यादा कंडीशंस लगा देती है कि अपनी इकोनॉमी खोलो, है ना, यहाँ पे आपकी FDI आनी चाहिए, हम आएंगे कोको कोला लेके, पेप्सी लेके, ये सारे आपके वहाँ पे फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करेंगे। ये कुछ हार्श कंडीशंस आपके लगा देता है IMF, है ना। इसकी वजह से इन प्लेटफॉर्म्स को क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई बहुत हार्श कंडीशंस होती है आपकी। इसी चक्कर में ना कुछ और प्लेटफॉर्म्स उभर के आए हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, आपका G20 हो गया, जहां पे ना इन जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी डोमिनेंस नहीं है। तो यहां पे आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि भाई किस तरीके से ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है आपके वर्ल्ड बैंक, UNSC और IMF, इनकी अथॉरिटी को चैलेंज करता है, ठीक है। चलो तो देखो इंडियाज रोल, अब देखो इन इंस्टीट्यूशंस जो है ये जो आपका ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, G20, इंडिया का क्या रोल है इन इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। चलो फर्स्ट देखो ब्रिक्स एंड ब्रिक्स प्लस एक्सपेंशन, इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है ब्रिक्स एक्सपेंशन में। जैसे कि ये जो कंट्रीज है इजिप्ट और इथियोपिया, इनका काफी ज्यादा सपोर्ट करा था इंडिया ने इस ब्रिक्स की मेंबरशिप में, ठीक है। अगला देखो G20 लीडरशिप, ठीक है। G20 में इंडिया ने बहुत अच्छा काम करा। जब इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी थी तो इंडिया ने दो इंपॉर्टेंट काम करे, एक तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया, दूसरा मतलब 3 इंपॉर्टेंट काम करे, एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, दूसरा बायोफ्यूल अलायंस बनाया, तीसरा एक इंपॉर्टेंट काम किया कि जो आपकी अफ्रीकन यूनियन है ना
उसको मेंबरशिप दिलवा दी किसकी, G20 की, ठीक है। तो इस तरीके से ना हम ग्लोबल साउथ की का जो है एक लीडर बन के भी उभरते हैं। तो ये चीज हुई। थर्ड चीज, स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ SCO। अब देखो वैसे हमारी टेंशन है चाइना के साथ, बट फिर भी हम स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं किसको, SCO को। हम कॉपरेट करते हैं काउंटर टेररिज्म में, एनर्जी सिक्योरिटी, रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हुए हैं, है ना, जिसको SCO सपोर्ट करता है, बट फिर भी इस पूरे प्लेटफॉर्म को हम अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद देखो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, है ना, इंडिया hosted Voice of Global South Summit in 2023 representing 125 countries and setting the agenda in non-Western forum, ठीक है। चलो जी, तो ये सारी चीजें आप इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो, है ना, और इस क्वेश्चन का आंसर आप काफी अच्छे से दे सकते हो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू इंडियाज राइजिंग एस्पिरेशन इन ग्लोबल गवर्नेंस कॉन्ट्रडिक्ट इट्स ट्रेडिशनल नॉन अलाइंड एंड साउथ साउथ कॉर्पोरेशन स्टैंड, क्रिटिकली कमेंट। देखो जो क्रिटिकली कमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकली एनालाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों पॉइंट्स देते हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट इन फेवर देंगे, आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट देंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भाई इंडिया की जो राइजिंग एस्पिरेशन है ग्लोबल गवर्नेंस में शामिल होने की, वो कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रही कहीं इसका जो नॉन अलाइंड पोस्चर था। देखो इंडिया क्या कर रहा है ना, इंडिया UNSC की परमानेंट मेंबरशिप भी सीख कर रहा है, साथ में G20 को वो अच्छे से होस्ट भी कर रहा है, अच्छे से होस्ट भी नहीं कर रहा, आपका क्या कर रहा है, साथ में अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप भी दिला रहा है, ठीक है। यही काम वो ब्रिक्स में भी कर रहा है। तो क्या ये जो रोल है जो इंडिया अभी प्ले कर रहा है, वो इसके ट्रेडिशनल रोल नॉन अलाइनमेंट से कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं करता? यही सारी चीजें हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन आप ऐसे कर सकते हो भाई, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज हिस्टोरिकली बीन शेप्ड बाय नॉन अलाइनमेंट एंड साउथ साउथ सॉलिडारिटी, स्पेशली ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। हाउएवर एज इंडिया एस्पायर फॉर ग्रेटर रोल in global governance, UNSC membership, G20 leadership, question arises about whether this ambition contradicts its traditional principles, ठीक है। अगला देखो, यहां पे देखो, अब इसमें आर्ग्यूमेंट सजेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, कि भाई इंडिया अपने ट्रेडिशनल रोल से भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? क्योंकि इसकी टाइज बढ़ रही हैं किसके साथ, वेस्ट के साथ, ठीक है। टाइज जब वेस्ट के साथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपका न्यूट्रल स्टांस जो है वो चला जाएगा। जैसे कि इसकी टाइज रिसेंटली US, फ्रांस, है ना, क्वाड नेशंस के साथ बढ़ी है ना। तो इसका मतलब है कि भाई अब ट्रेडिशनल जो नॉन अलाइनमेंट का रोल था वो पीछे जा रहा है। सेकंड, पावर सीकिंग बिहेवियर, जैसे कि अब मैंने आपको बताया परमानेंट सीट चाहिए UNSC में, G20 में दूसरों को मेंबरशिप दिला रहे हैं, ब्रिक्स प्लस एक्सपेंशन में हेल्प कर रहे हैं। ये भी शो करता है कि भाई इंडिया चाह रहा है ना, कि भाई अब नॉन न्यूट्रल स्टांस नहीं लेना है, हमने शिफ्ट हो जाना है किसी और की तरफ। चलो, तो बैलेंसिंग ग्लोबल नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब देखो इंडियाज ग्रोइंग एंगेजमेंट विद वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, IPEF समटाइम्स क्रिएट टेंशंस विद ग्लोबल साउथ अलायंस, ठीक है। तो हम ज्यादा एंगेजमेंट कर रहे हैं इनके साथ, IMF के साथ, तो ग्लोबल साउथ जो अलायंस है उनके उनमें थोड़ी टेंशन क्रिएट हो जाती है कि भाई नॉन अलाइनमेंट पोस्चर अब इंडिया छोड़ रहा है। अब देखो ये है आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ दैट स्टेटमेंट। अब आर्ग्यूमेंट रिफ्यूटिंग द कॉन्ट्रडिक्शन। अब देखो ये देखते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड नॉन अलाइनमेंट। नहीं भाई, अभी भी हम क्या है ना, इशू बेस्ड अलाइनमेंट मॉडल अपनाते हैं। जैसे कि हमने रशिया यूक्रेन वॉर में बिल्कुल न्यूट्रल स्टांस अपनाया, हमने किसी का फेवर नहीं लिया, ना वेस्ट का ना वेस्ट साइड का, ना हमने रशिया का फेवर लिया, ठीक है। अगला देखो, चैंपियनिंग साउथ साउथ कॉर्पोरेशन, ठीक है, होस्टिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023, एडवोकेटिंग AU's अफ्रीकन यूनियन G20 मेंबरशिप रीइंफोर्स इंडिया ट्रेडिशनल सॉलिडारिटी। देखो अफ्रीकन यूनियन को हमने मेंबरशिप दिलाई, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम वेस्ट के साथ अलाइन कर रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दिलाने का मतलब तो ये है ना कि भाई हम ग्लोबल साउथ वाले के साथ चल रहे हैं, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पे ये पॉइंट बोलना चाह रहा है। अगला है, इंडिया अभी भी मल्टीपोलैरिटी को सपोर्ट करता है और नॉट अ हेजेमनी, अभी भी कोई हेजेमनी इसकी नहीं है, इंडिया हेजेमनी नहीं है, ठीक है। इंडिया प्रमोट मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इन लाइन विद द हिस्टोरिकल एंड स्टैंड अगेंस्ट ब्लॉक पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अब हम अभी भी हम ब्लॉक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट स्टैंड करते हैं। तो ये आप इस उसमें आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अगला जो है, देखो अगला जो टॉपिक है वो है, अगला जो थीम है हमारी वो है ब्रिक्स एक्सपेंशन, ऑकस एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लाइट ऑफ इंडियाज ग्रोइंग रोल इन मिनीलैटरल एंड प्लूरीलैटरल फोरम्स लाइक
क्वाड एंड I2U2 इवेल्युएट देयर इफेक्टिवनेस इन प्रमोटिंग इंडियाज रीजनल एंड ग्लोबल इंटरेस्ट। देखो आपने देखा होगा रिसेंटली जो है इंडिया काफी ज्यादा इंगेज कर रहा है क्वाड के साथ, I2U2 के साथ, है ना। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई इनकी इफेक्टिवनेस क्या है, कि ये किस तरीके से इंडिया की रीजनल और ग्लोबल इंटरेस्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर सकते हो बाय राइटिंग दिस इंट्रोडक्शन दैट इंडियाज पार्टिसिपेशन इन मिनीलैटरल एंड प्लूरीलेटरल फोरम्स लाइक क्वाड, जिसमें कि आपका इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, और I2U2 जिसमें आपके इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए आते हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट बेस्ड डिप्लोमेसी। ठीक है, दीज ग्रुप्स हेल्प्स इंडिया एड्रेस रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस विदाउट रिजिडिटी ऑफ ट्रेडिशनल अलायंसेस। देखो ये ट्रेडिशनल अलायंस की तरह नहीं है, क्वाड एक इनफॉर्मल ग्रुप है जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। तो ये देखो ना बहुत ज्यादा हमारे को बाउंड नहीं करते, है ना। जैसे नेटो है, नेटो क्या है, नेटो अगर मान लो एक कंट्री पे अटैक तो सभी कंट्री पे अटैक माना जाएगा और सभी कंट्री इकट्ठे होकर लड़ाई करने आ जाएगी। उस तरीके का कोई अलायंस नहीं है ना। तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बनी रहती है ना, और हमारे को फायदा भी होता है। तो देखते हैं कि इंडिया को इससे फायदा क्या क्या होगा, है ना। इफेक्टिवनेस इन एडवांसिंग इंडियाज इंटरेस्ट, देखो स्ट्रेटेजिक बैलेंस करने में हमारे को बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे कि यहां पे आपने देखा होगा कि इंडिया पैसिफिक रीजन में चाइना बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है ना, दूसरी कंट्री को बुली करता है, उनके जो आइलैंड्स होते हैं, है ना, उनको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, ये सारी चीजें करता है। तो इंडो पैसिफिक में चाइना की असर्टिवनेस को कंट्रोल करने के लिए क्वाड हमारी हेल्प करेगा। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉर्पोरेशन, ठीक है, आज की डेट में देखो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज 5G, है ना, और आपका AI हो गया, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और इसमें ये कंट्रीज जो है वो हमारा काफी ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, अगला है एनर्जी एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, I2U2 ने देखो जैसे ही लॉन्च हुआ उसके बाद इसने $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में स्टार्ट कर दी है, जिसमें फूड पार्क्स बनाए जाएंगे इंडिया में, है ना, और 300 मेगावाट का हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है गुजरात में, जो कि बूस्ट करेगा ग्रीन एंड एग्री टेक सेक्टर को। ठीक है, इसके बाद देखो मल्टीपोलर एंगेजमेंट विदाउट फॉर्मल अलायंस। देखो मैंने आपको बताया कि फॉर्मल अलायंस तो है नहीं है, बट इसमें इसकी वजह से क्या हो रहा है, मल्टीपोलर हमारी एंगेजमेंट हो रही है। जैसे कि आपने सुना होगा हमारी एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, और हमारी एक लुक वेस्ट पॉलिसी भी है, तो दोनों ही पॉलिसीज के साथ काइंड ऑफ ये हमारा अलाइन करता है। ठीक है, अब देखो इन प्लेटफॉर्म्स की थोड़ी लिमिटेशन भी है कि कोई फॉर्मल सिक्योरिटी गारंटी नहीं है। देखो इंडो पैसिफिक में हम सपोर्ट तो कर रहे हैं कि भाई फ्री नेविगेशन होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, पर मान लो कल की डेट को अगर चाइना बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हमारे पे अटैक कर देता है, तो ये नेटो की तरह कोई अलायंस नहीं है कि भाई क्वाड कंट्री के किसी एक कंट्री पे अटैक हो गया तो सारी कंट्री उसकी हेल्प करने आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। ठीक है, अगला देखो ओवर डिपेंडेंस ऑन यूएस लेड इनिशिएटिव। क्वाड में जितने भी इनिशिएटिव होते हैं उसमें मेजॉरिटी है ना, जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं वो आपके यूएस लेड होते हैं, जो कि एक मतलब कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इसके बाद। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमिड इंटेंसिफाइंग यूएस चाइना राइवलरी हाउ इंडिया हैज रिकैलिब्रेटेड इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू मेंटेन ऑटोनॉमी व्हाइल सेफगार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट। तो देखो आप लोगों को पता ही होगा कि यूएस और चाइना की राइवलरी चल रही है ना, और इसका इंडिया ने किस तरीके से फायदा उठाया, किस तरीके से अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको आपका क्या करा, रिकैलिब्रेट करा, ताकि हमारी जो ऑटोनॉमी है वो भी मेंटेन रह सके और हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको भी हम सेफगार्ड कर सकें। तो इसमें आप इंट्रोडक्शन के तौर पे ये लिख सकते हो, द ग्रोइंग कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएस एंड चाइना रेंजिंग फ्रॉम ट्रेड वॉर्स टू टेक डिकपलिंग एंड इंडो पैसिफिक टेंशन हैज रीशेप्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स, है ना। इंडिया शेयरिंग बॉर्डर टेंशन विद चाइना, deepening ties with US has sought to recalibrate partnerships without compromising its strategic autonomy। यहाँ पे बोला गया कि भाई यूएस और चाइना के बीच में प्रॉब्लम्स है, ट्रेड वॉर चल रहा है, टेक डीकपलिंग हो रही है, और इंडो पैसिफिक रीजन में क्या बोलते हैं आपकी टेंशंस है ना, और इंडिया भी आपका जो चाइना है उसके साथ टेंशन शेयर करता है, जैसे कि बॉर्डर वाले एरिया में, है ना। अब इसने क्या करा है इंडिया ने कि भाई यूएसए के साथ पार्टनरशिप को थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट करा है। ठीक है, और अब यहां पे आप देख रहे होंगे ना कि कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ट्रेड वॉर हो गया, आपका टेक डीकपलिंग हो गया, तो ये क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो ट्रेड वॉर क्या होता है ना, जब दो कंट्रीज ना आपस में एक दूसरे पे टैरिफ लगाना स्टार्ट कर देती है। जैसे देखो यूएस जो है
उसने क्या करा, स्टार्टिंग में ना बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है अपने प्रोडक्ट्स की वो कहाँ शिफ्ट कर दी, चाइना। क्यों? क्योंकि वहां पे चीप लेबर अवेलेबल थी। चीप लेबर अवेलेबल होगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी तो मार्जिन बढ़ जाएगा, ज्यादा मार्जिन हो जाएगा प्रॉफिट का। तो इसलिए इन्होंने पहले चाइना को प्रेफर करा, वहीं पे ही ये क्या बनाते थे, अपने सारे प्रोडक्ट्स बनाते थे, उसके बाद उसको पूरे वर्ल्ड में बेचा जाता था, है ना। और काफी अच्छा मार्जिन इसमें कौन कमाते थे, आपके यूएस वाले कमाते थे। चाइना को भी इससे फायदा होगा कि वहां पे जो इंडस्ट्री थी, वहां पे लोगों को एक तो एम्प्लॉयमेंट मिली और इंडस्ट्री वहां पे इस तरह की बढ़नी स्टार्ट होगी। धीरे धीरे अब ना चाइना ने भी अपना क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, अपने नए नए जैसे आप देखते होंगे नए मोबाइल्स आने लग गए, ओप्पो हो गया आपका, है ना, आपका वन प्लस हो गया, ये सारे कहाँ के हैं, चाइना के हैं। धीरे धीरे वो भी तरक्की करता गया। पर अब यूएसए को लगने लगा कि नहीं यार, ये तो हमारे से भी आगे निकल जाएगा। तो उनके बीच में अब क्या हो गया, राइवलरी स्टार्ट हो गई है और उन्होंने एक दूसरे पे अब टैरिफ्स लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह की जब एक्टिविटीज होती हैं, जब दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे टैरिफ्स लगाती हैं, बिकॉज क्योंकि दूसरी कंट्री की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसको पसंद नहीं आती है। जैसे कि यहाँ पे चाइना क्या करता है, डंपिंग ऑफ गुड्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे चाइना सस्ते रेट्स में अपने गुड्स दूसरी कंट्री में डंप कर देता है। तो ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई। इससे क्या होता है कि वहां की जो लोकल इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अगर ऐसी प्रैक्टिस कोई कंट्री कर रही है तो दूसरी कंट्री क्या करती है, उस पर टैरिफ्स वगैरह लगाती है। ठीक है, तो इस तरीके का ट्रेड वॉर चल रहा है अभी किसके बीच में, यूएसए और चाइना के बीच में। अब टेक डिकपलिंग का क्या मतलब हो गया कि भाई पहले एक दूसरे पे टेक्निकली आप क्या थे, टेक्नोलॉजिकली इंटरडिपेंडेंस थी आपकी एक दूसरे पे, बट आप क्या कर रहे हो, अब अलग अलग हो रहे हो। ठीक है, तो इसको टेक डिकपलिंग बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, अब इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है उसको किस तरीके से रिकैलिब्रेट किया है। इंडिया ने क्या किया कि अपनी टाइज बढ़ा दी वेस्ट और यूएसए के साथ। ठीक है, जैसे कि आपने देखो यहाँ पे डिफेंस पैक्ट्स के बारे में सुना होगा, बैका, कॉमकासा, लिमोआ, है ना, ये हमने साइन करे हैं। आई सेट है ना, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये हमने साइन करा है 2023 में। देखो जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है ना, आज का जो टाइम है वो एआई का टाइम है ना, यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स और ये इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए इस तरह की पार्टनरशिप इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंक्रीजिंग डिफेंस इंपोर्ट्स, इंडिया ने क्या करा है, ट्रेडिशनली रशिया पे डिपेंडेंट था, हमने पहले भी पढ़ा। अब वो किस पे वो अपना डाइवर्सिफाई कर रहा है ना, इसको डिफेंस इंपोर्ट्स को। तो अब प्रीडेटर ड्रोन्स, GEF 414 जेट इंजन डील जो है हमने करी थी, ठीक है, इनके साथ। तो हम अब क्या कर रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में भी यूएस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। अगला देखो, मेंटेनिंग एंगेजमेंट विद रशिया। ऐसा नहीं है कि हम अगर यूएससी से कुछ चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमने रशिया का बिल्कुल हाथ छोड़ दिया, नहीं। अभी भी हम रशिया से डिफेंस, हमारी टाइज बहुत मजबूत है ना। S-400 जो आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें हैं। और जब अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो हमने वहां से काफी ज्यादा अमाउंट में कच्चा तेल, है ना, क्रूड ऑयल जिसे कहा जाता है, उसको भी इंपोर्ट करा है। ठीक है, अब देखो, अवॉइडेड ज्वाइनिंग वेस्टर्न सैंक्शंस पोस्ट यूक्रेन वॉर। ठीक है, तो हमने अवॉइड करा भाई कि हम सैंक्शंस नहीं लगाएंगे रशिया पे यूक्रेन वॉर के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्ट्रेटेजिकली रिकैलिब्रेट किया। स्ट्रेंथनिंग मिनी लैटरल प्लेटफॉर्म्स, मिनी लैटरल प्लेटफॉर्म जैसे कि कॉड हो गया, I2U2 हो गया, है ना, आई मैक हो गया, है ना, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया। तो इन तरह की चीजें, इस तरह की चीजों में हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है ताकि इंडिया को भी फायदा हो, रीजनल लेवल पे भी हम क्या कर सके, फायदा उठा सके, और ग्लोबल लेवल पे भी हमारे को फायदा हो उस चीज का। ठीक है, और ठीक है, अगला लिख सकते हो आप, बूस्टिंग सेल्फ रिलायंस। अब इंडिया ने देखो कोविड के बाद ये देखा कि भाई हम ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी। किस पे डिपेंडेंट हो रहे हैं हम, चाइना पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट 70% वहां से आ रहे थे। तो अब हमने क्या करा है कि भाई जो सेल्फ रिलायंस है उसकी तरफ हम ध्यान देंगे, है ना। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत की बात यहाँ पे होती है, हर सेक्टर में, डिफेंस में भी, है ना, और बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें हम आत्मनिर्भर होंगे। यहां पे अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमारे को पता चला कि भाई खुद की टेक्नोलॉजी और खुद के हथियार होना कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलो यहां पे देखो, आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस विद रिकॉर्ड 1.6 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन इन 2023-24। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमने रिकैलिब्रेट की हैं यूएस चाइना राइवलरी के बाद। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन अ व्यू ऑफ 2024 एआई ड्रिवन साइबर अटैक्स ऑन इंडियन इंस्टीट्यूशन, examine how emerging technologies are shaping India's national security and strategic autonomy।
देखो, जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा ना, बहुत सारे साइबर अटैक्स हो रहे हैं इंडिया में, है ना। मतलब इंस्टीट्यूशंस पे भी हो रहे हैं और इंडिविजुअल्स के साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है कि भाई जो एआई ड्रिवन साइबर अटैक्स इंडियन इंस्टीट्यूशन पे जो हो रहे हैं, इसके बाद जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है किस तरीके से हमारे को हेल्प कर सकती है हमारी नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बढ़िया करने में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप इसकी इंट्रोडक्शन ऐसे लिख सकते हो कि भाई 2024 में बहुत सारे एआई ड्रिवन साइबर अटैक्स हुए जिसने इंडियन इंस्टीट्यूशंस को अटैक करा, है ना, मेकिंग अ न्यू चैप्टर इन साइबर वॉरफेयर। एज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ट्रांसफॉर्म्स द नेचर ऑफ द थ्रेट्स, दे आर ऑल्सो बिकमिंग वाइटल टूल reshaping India's national security architecture, ठीक है। At the same time, these advancements are instrumental in strengthening India's strategic autonomy, allowing it to make independent decisions in increasing multipolar and technology driven world। देखो, ये सबको पता है कि भाई टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, आगे एआई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अब देखो इंडियन गवर्नमेंट भी ना यहाँ पे एआई फील्ड में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अब कर रही है, ठीक है, क्योंकि हम अब पीछे नहीं रहना चाहते किसी भी रेस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि भाई पिछले साल जो अटैक हुए वो कितने अटैक हुए और किस स्केल पे अटैक हुए। देखो यहाँ पे स्केल ऑफ अटैक में देखते हैं कि भाई 2024 में अगर कर्नाटक की ही बात की जाए तो 2396 करोड़ यहाँ पे लॉसेस हुए, है ना। और अगर नेशन की ओवरऑल बात करें तो 2200 करोड़ का यहाँ पे नुकसान हुआ है एआई अनेबल्ड फिशिंग एंड फिशिंग फ्रॉड से, ठीक है। तो ये देखो इतना करोड़ का नुकसान हो रहा है एज अ कंट्री को, किसकी वजह से, एआई की वजह से, है ना। और यहाँ पे एक चौंकाने वाली बात हुई कि जितने भी साइबर अटैक्स हुए ना उसमें से 80% जो थे वो आपके कौन से थे, एआई बेस्ड साइबर अटैक्स थे, ठीक है। तो यहां से एआई की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई होगी। अब देखो रोल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन शेपिंग नेशनल सिक्योरिटी। अब देखो इंडियन गवर्नमेंट को भी इस चीज की रियलाइजेशन है कि भाई एआई जो है वो आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसीलिए इंडिया ने अब ना इसमें जो हमारा स्पेसिफिकली जो साइबर सिक्योरिटी वाला सेक्टर है उसमें बजट एलोकेशन बढ़ा दी है। जैसे कि आप यहां पे दे सकते हो, साइबर सिक्योरिटी एलोकेशन डबल्ड इन बजट 2024-25, है ना, टू 759 करोड़, जिसमें से आपका 238 करोड़ जो है वो तो स्पेशली सर्ट इन के लिए दिया गया है। सर्ट इन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी जो हमारा स्पेस है उसको सिक्योर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, जैसे एजेंसीज लाइक सर्ट इन, एनसीसी, डिफेंस साइबर एजेंसी आर इंटीग्रेटिंग एआई फॉर रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन। तो एआई को ये इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ताकि रियल टाइम में जो थ्रेट्स हैं आपके साइबर थ्रेट्स उनको डिटेक्ट किया जा सके। इसके बाद फ्रंटियर टेक इनिशिएटिव में आप देख सकते हो कि नेशनल क्वांटम मिशन चलाया गया है जिसके तहत आपके 6003 करोड़ दिए गए हैं, है ना। इसके बाद पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एंड जीरो ट्रस्ट मॉडल्स आर बीइंग डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। और देखो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी सहायता लिए जा रही है ना। देखो क्या होता है ना कि गवर्नमेंट के पास ना लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को ना वो या तो डेवलपमेंट काम में लगाए या तो बाकी चीजों में लगाए। अब गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को बढ़ा कैसे सकती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके, ठीक है। यहां से क्या होता है कि पब्लिक मतलब गवर्नमेंट थोड़ा पैसा देगी और थोड़ा पैसा क्या लगाएगी, आपकी प्राइवेट कंपनी लगाएगी, है ना। तो इंडियन स्टार्टअप्स एंड ग्लोबल पार्टनरशिप एग्जांपल सर्ट इन मास्टर कार्ड एमओयू इनके बीच में साइन हुआ है, जिसके तहत देखो मास्टर कार्ड्स आपने देखा होगा, डेबिट कार्ड में मास्टर कार्ड लिखा होता है, पेमेंट गेटवे है। तो मतलब अगर उसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो तो उनके बीच में, है ना, ये एग्रीमेंट हुआ है कि भाई ताकि साइबर अटैक यहाँ पे क्या हो सके, कम हो सके जब आप पेमेंट कर रहे हो तब, है ना। इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, एनहेंसिंग साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज। तो ये हमारी साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। चलो अब देखो ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को किस तरीके से हेल्प करेगा। अगर देखो हम इंडिजिनस आर&डी करते हैं ना तो हमारा रिलायंस बाकी जो कंट्रीज हैं उन पे कम होगा, है ना। और अगर हम इसके साथ साथ पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करते हैं, मतलब किसी एक पार्टनर पे हम रिलाय ना रह के मल्टीपल पार्टनर्स बनाते हैं इस सेक्टर में, तो हमारे को बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। जैसे हम यूएई, इजराइल, जापान, इन सारी कंट्रीज की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना इन सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। और इस जो आपको ये स्लाइड यहाँ से मिलेगी, आपको ये पूरी की पूरी पीपीटी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, इसको आप एक बार दोबारा पढ़िएगा, है ना, ताकि आपको ये पॉइंट्स याद हो जाए और डायरेक्टली आप इनको अपने एग्जाम में कोट कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे ना कुछ एडिशनल क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जैसे कि एडिशनल 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं,
ठीक है। आप इनका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। अब देखो, इन क्वेश्चंस को आप या तो अपने घर में लिख के हमारे को ईमेल कर दो, ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो कि हमारे जो सेंटर्स हैं, ऑफलाइन सेंटर्स, जैसे घुमारवी में हमारा सेंटर, हिमाचल में शिमला में हमारा सेंटर है और चंडीगढ़ में हमारा सेंटर है, वहां पे आके भी आप इनको आंसर कर सकते हो। ठीक है, मतलब वहां पे आप आंसर लिखोगे और जो भी वहां पे टीचर अवेलेबल होगा वो आपको फीडबैक दे देगा। ठीक है, और मतलब ये सारी चीजें हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।